नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती हैं स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाज़रीन, हर बार की तरह एक दिलचस्प मौजू के साथ आए हैं और एक नए मेहमान के साथ आए हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हम जानेंगे कि क्या है ये एक्ट, क्यों ज़रूरत पड़ी इस एक्ट को बनाने की, और इस एक्ट के तहत अगर हमारी कहीं भी कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन हमारी होती है किसी शख्स के साथ, तो अगर हमारा वहाँ पे मान लें पैसा नहीं आगे मिलता है या किसी तरीके से डिफॉल्टर बन जाता है अगला शख्स, तो हमें इस एक्ट के तहत क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं हम ये जानेंगे। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में हमने दावत दी है, जो आज के हमारे मेहमान जज साहब हैं जो इस मौजू पे बात करेंगे, वो है जहांगीर अहमद बख्शी साहब, जो कि सेक्रेटरी डलसा बड़गाम में तैनात हैं एज सेक्रेटरी डलसा। जज साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जैसे कि जज साहब हमने शुरुआत में ही कहा कि आज एक दिलचस्प मौजू पे बात करेंगे, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है ये 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो है ये एक बाज़ाब्ता कानून है जिसका इतलाक़ 1881 में हुआ, यानी कि आज से तकरीबन पौने 200 साल पुराना का ये कानून है, एक्ट है। तो इसका जो दायरा इख्तियार है, जो इसका हदूद है, जो इसकी लिमिट है, एरिया ऑफ ऑपरेशन जो इसका है, वो हमारे ताजर जो है, हमारा मर्केंटाइल, हमारी जो मईशत है, इकोनॉमी है, उसको ये डील करता है जी। यानी ताजर बरादरी जो है, हमारी जो मर्केंटाइल, हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये उस एरिया को गवर्न करता है जी। तो ये एक्ट जो है, ये जैसे मैंने अर्ज किया, कुछ पौने 200 साल पुराना है। यानी कि जब बरतानिया की हुकूमत थी, ब्रिटिश राज यहाँ पे था, तो उस दौर में ये कानून लागू हुआ है जी। तो इसकी जो बुनियादें हैं, इसकी जो जड़ें हैं, वो इंग्लिश कॉमन लॉ में है, व्यवस्था है। वहाँ से हमने इसको मॉडिफाई करके 1881 में इसको लागू किया जी। और तब से ये आज तक वक्तन फवक्तन तरामीम के साथ इतलाक़ है, इसका नाफिजुल अमल है हमारे जी। तो इसकी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की जो ज़रूरत है, वो ताजर बरादरी के जो मसाइल हैं जी, जो उनकी जो ट्रांजैक्शन में उनमें सहूलियत पैदा करने के लिए इस एक्ट को नाफिजुल अमल किया गया है। ये एक्ट 3 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करता है, जैसे इसमें प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है और चेक है। चेक है। ये 3 चीज़ें हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में इन 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है कि एक ताजर बरादरी अपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें ये मैं अर्ज़ करूं कि जब इंसान ने अपने आप को पाया, देखा, ग्रुप्स में जमा किया, तो इनको तिजारत की ज़रूरत पड़ी। इब्तिदाई दौर में अगर हम देखेंगे, इसको तवारीख़ पस मंज़र में देखेंगे, तो लोग बार्टर से शुरू किया है। तिजारत जो शुरू हुई है वो बार्टर से, यानी एक ग्रुप को चावल चाहिए, उनके पास है नहीं, अब दूसरे ग्रुप के पास चावल है, लेकिन अब इसको कैसे ये एक्सचेंज करें। तो उन्होंने उस टाइम क्या डिवाइस किया, एक मैकेनिज्म, जिसको बार्टर, यानी एक चीज को दूसरी जगह से दूसरी चीज के साथ एक्सचेंज किया जरूरत के साथ। तो क्योंकि इस मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोई जरिया, कोई साधन नहीं था जी, तो लोगों ने बार्टर से स्टार्ट किया। लेकिन जो कि इंसान का इर्तिका हुआ, इंसान की तरक्की हुई, इंसान आगे बढ़ा, तो ये देखा गया, तजुर्बे से ये पता चला कि ये जो एक्सचेंज है, ये सही जैसे चावल का हम कैसे यार्डस्टिक कम कैसे करें कि इसका कितना वैल्यू उसको मिला, वहां से वो जो चीज दे रहा है जी, इसका क्या वैल्यू हमारे पास मिला जी। तो इस चीज को आगे जब इसकी तरक्की हुई तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आ गया। नेगोशिएबल मतलब पहले हमने एक्सचेंज से हम आगे बढ़े, हमने मेटल्स का इस्तेमाल किया जी। अब मेटल्स को दूसरी जगह से इस जगह ये जब आगे बढ़ा तो फिर इंडियन का मतलब जैसे वर्ल्ड ने करेंसीज इस्तेमाल की। इन करेंसीज के साथ साथ क्या हुआ कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को भी की इजाद भी जरूरत पड़ी, जिससे हम एक ट्रांजैक्शन इजीली कर सकें जी। जैसे नाम और सर बोला जाता ना, जैसे डार्विन की थ्योरी है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, तो वो सारी चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता इस दौरे हाजिर में जो हमारा पेमेंट स्ट्रक्चर है, जो पेमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी एक है। इसमें जो तीन चीजें जो हैं, इसमें चेक,
यानी वैल्यू हम एक जगह से दूसरी जगह बिना तवालत के कैसे ट्रांसफर करें। जी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, साथ में ही हम ये जानेंगे कि कितनी किस्म है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जैसे कि अभी आपने वजाहत की तीनों चीज़ों की। जैसे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, सेक्शन 3 के तहत 3 चीज़ों का इसने वजाहत से बयान किया है। जैसे मैंने इसके प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है। प्रॉमिसरी नोट अगर हम इसकी तारीफ करें तो एक्ट ने ही बताया है कि ये प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। एक प्रॉमिस जो आप है जो अदर साइड को आप देते हैं पैसा देने का। जी, ये इसकी डेफिनेशन है। जी। बिल ऑफ एक्सचेंज में इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। जी। मैं राइटिंग में लिख देता हूं कि आप प्लीज इसको पे करें। जी। ये जो चेक है, जी, चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन इसमें 2 चीजें ऐड है, 2 क्वालिफिकेशंस है इसमें। जी। एक तो ये है कि ऑर्डर है ये। जी। इसमें डिफाइन है अमाउंट क्या है। जी। डिफाइन ये है कि कब ये पेमेंट करना है और कितना करना है, कितना वक्त है जिसमें आप ये कर सकते हैं। पेमेंट जो इसकी होगी ऑन डिमांड होगी। जी। ये इस एक्सटेंड में है कि ये ऑन डिमांड एप्लीकेबल है। जब चेक इशू करते हैं तो चेक इसमें ऑन डिमांड ये इसको अमाउंट देनी पड़ती है। जी। सर, क्या जरूरत पड़ी ये एक्ट बनाने की? जैसे मैंने ये अर्ज किया कि ये जो इंसान का इर्तिका हुआ है, तो ये ज़रूरत महसूस हुई अपनी इकोनॉमी को फाल और बेहतर बनाने के लिए, इसमें ईज़ पैदा करने, इसमें स्केलेबिलिटी पैदा करने के लिए। जो भी मतलब एक ट्रांजैक्शन हमारी इकोनॉमी में होती है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह जैसे मुनज़्ज़म किया पूरी दुनिया ने अपने आप को नेशन स्टेट्स में, तो तिजारत एक अहम ज़रूरत है इंसान की। और अगर देखा जाए पूरी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट अगर करती है, वो तिजारत ही है। तो इस तिजारत में सहूलियत कैसे पैदा की जाए। जैसे कि अगर कोई ताजर है, इसको करोड़ की ट्रांजैक्शन करनी है, अब इसको इतना सारा कैश लेके जाना पड़ेगा। जी। कैसे ये ट्रांजैक्शन करेगा इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन। तो इसको ईज आउट करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ने क्या किया कि अगर आप एक कागज का टुकड़ा इशू करेंगे, जी, अगर हम चेक को हम देखेंगे इस एक्ट को के बगैर देखेंगे तो ये है एक कागज का टुकड़ा। जी। यानी हमने एक कागज का टुकड़ा आपको दे दिया, आपने इस पे भरोसा किया कि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, इतना रकम मुझे जब मैं बैंक के पास पेश करूंगा मुझे तो इतना रकम मिलेगा। यानी कि आपको इस ट्रस्ट पे, ये तो ट्रस्ट किया ना आपने इस कागज पे, लेकिन जो ट्रस्ट इस कागज में आ गया, जो इसमें पैदा हुआ, वो तो इस कानून की वजह से हुआ। कानून ने इसको कहा कि ये जो चेक है, जो कुछ इसमें लिखा है, जो मेकर जो चेक को बनाता है, जो कुछ उसने अमाउंट लिखा इसमें वो बाउंड है, वो पे करने, वो बाउंड है। वो बंदा इस पे भरोसा करके जब वो बैंक में पेश करता है तो इसकी अदायगी जरूरी है, कानूनन इसका जरूरी है। और अगर ये नहीं होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन को ईज करने के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स का इतलाक किया गया, नाफिजुल अमल किया गया कि हमारी ताजर बिरादरी में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, इसको स्केलेबल विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इसको स्केल किया जाए, ग्रोथ की जाए इसमें। जी, जैसे कि ये बहुत खूबसूरती से एक्ट बनाया गया और क्या क्या चीज़ें इसमें, क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए ताजरों के लिए या बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए, लेकिन फिर कैसे इस एक्ट का आगे इस्तेमाल हुआ और क्या क्या चीज़ें हम देख रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे। हम बात करते हैं कि इस एक्ट में, जैसे कि आपने कहा कि वक्तन फ़वक्तन इसमें तरमीमें हुई हैं, तो हम पहले बात करते हैं कि क्या अमेंडमेंट्स इस एक्ट में हुई है। ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, इसमें वक्तन फ़वक्तन तरमीम की गई है। लोगों के मसाइल, ताजर बरादरी की मसाइल को देखते हुए इसको बेहतर बनाने के लिए तरह तरह से तरमीम की गई है। 1988 में ड्रास्टिक चेंजेस इसमें बामल लाई गई है, क्योंकि ये जो है, ये जो एक्ट है, ये बेसिकली एक सिविल लेजिस्लेशन, सिविल सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन ये है ताजर बरादरी के लिए। लेकिन ये जो है, ये दीवानी नवीयत का है केस। यानी क्या, मैंने आपको एक कागज का टुकड़ा दिया, चेक दे दी, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट है, इसमें जो है फौजदारी नवीयत ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, धोखेबाजी का कोई मसला है नहीं, जुर्म नहीं है ये। जैसे कि शुरुआत में ये बनाया, जो जैसे इसकी इब्तिदा हुई थी जी, तो ये इस नवीयत से बनाया गया था कि लायबिलिटी ये है कि अगर ये कोई डिफॉल्ट होगा तो इसकी ये थी कि आपको कोर्ट में जाएंगे तो आपको ये पैसा मिलेगा। ये इसके पहले, जो 1988 से पहले की जो थे। लेकिन फिर ये देखा गया कि लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया।
लोग देते थे चेक, जब वो जाते थे तो वहां पता चला कि इसके अकाउंट में पैसा ही नहीं। तो इसमें ये रियलाइज हुआ कि इसमें धोखाधड़ी का भी अंसर है। यानी कि जिस बंदे ने ये चेक दिए हैं, उसने अगर जानते बूझते ये चेक इशू की है, उसको 10 पता लाख मेरे के लिए, अकाउंट में कुछ नहीं उसके है, अकाउंट में पता है कि मेरे पास 1 लाख ही है, तो जानते बूझने एक धोखा दिया एक बंदे को, तो इसमें एक फौजदारी अंसर भी मौजूद है जी। तो उस चीज को रियलाइज किया तो कानून साजिया ने इसमें तरमीम बामल लाकर 1988 में तरमीम करके इसको एक जुर्म करार दिया। यानी कि अगर एक इंसान चेक दे रहा है 10 लाख रुपए की, अकाउंट में उसके सिर्फ 1 लाख रुपए है, तो ये इसको पता है कि ये चेक डिफॉल्ट ही होगा, इसका ऑनर नहीं होगा, तो इसको जुर्म करार दिया गया 1988 में। इसको जुर्म के मतलब यानी कि अब सिविल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ साथ इसके फौजदारी नताइज भी हैं। इसको लेजिस्लेचर ने एक जुर्म करार देके इस बंदे जो ये चेक इशू करेगा, ये जानते हुए कि उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, उसको सिविल कॉन्सिक्वेंसेस यानी सिविल जो नताइज हैं, साथ साथ उसके फौजदारी नताइज भी हैं, जिसमें उसको 1 साल तक की सजा हो सकती है, और उसके साथ साथ चेक का भी जो मुआवजा जिसमें लिखा होगा उसके साथ डबल देना पड़ेगा, और मुआवजा भी। जी। जैसा हम बात करते हैं सेक्शन 142 की, जो कि लिमिटेशन और जुरिस्डिक्शन है इस एक्ट के तहत, हम जानेंगे कि क्या है ये लिमिटेशन और कैसे जुरिस्डिक्शन डिसाइड होती है इस एक्ट के तहत। ये सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो आया है, ये 1980, जैसे मैंने याद किया 1988 में आया है। इसने इसका प्रोसीजर बताया कि ये जुर्म कैसे बनेगा जी। इसके 5 अहम इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे चेक का इशू होना जी। जो ये चेक देगा उसका इशू होना एक इंग्रेडिएंट है, फिर इसका बैंक में पेश होना दूसरा अंसर है। बैंक ये बताएगा हमें कि ये इसका या एक तो ऑनर होगा, अगर ऑनर नहीं है तो वो हमें बताएगा कि क्या वजह है कि इसका ऑनर क्यों नहीं है, एक्सीड अरेंजमेंट है या पैसे नहीं इनसफिशिएंट है। हाँ, तो इसके बाद हमें नोटिस देनी है जी। ये सेक्शन 138 में इसका बयान है कि उसको 15 दिन के अंदर अंदर चेक की डिफॉल्ट के बाद उसको इसका नोटिस देना है, मेमो काटने के बाद। तो नोटिस के बाद अब उसकी जिम्मेदारी है, जो नोटिस रिसीव करता है, जिसकी चेक थी उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऑनर करे इसको। अगर वो ऑनर करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो ये भी एक इस डिफॉल्ट इस नोटिस का डिफॉल्ट भी जरूरी है। ये 5 अनासर है इस जुर्म के। जी। पहले कानून ये था कि जहां कहीं से भी एक का भी इतलाक हो जाए, मतलब इन 5 अगर चेक इशू होता है एक जगह से, वहां भी कर सकते थे, मतलब उस कोर्ट से भी कर सकते थे। अगर चेक यहाँ डिफॉल्ट यहाँ बैंक अकाउंट से जो मीमो इशू हुआ है उस एरिया से भी कर सकते थे, ब्रांच से भी, हाँ, जिस एरिया से आप नोटिस देते हैं उस एरिया से भी करते थे। अच्छा, उसके बाद जिस एरिया से इस नोटिस का डिफॉल्ट हुआ है वहां से भी कर। ये 5 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने, जो के भास्करन वाली जजमेंट है हमारी, उसके जरिए से ये हमें था कि यहां से आप कर सकते थे। लेकिन इसमें मुश्किलात काफी हुई, तो काफी सारी लोगों ने एक ही चेक के निस्बत 2-2, 3-3 मुकदमात दायर कर दिए। उस चीज को ओवरकम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में दशरथ सिंह वाली जजमेंट में इसको रिवाइव किया। 3 जजेस की वो बेंच थी, उन्होंने इसको कर्टेल करके 2-3 जगहों पे ही कर दिया। जी। हाँ, उन्होंने कहा कि जहां से ये जो इसका ड्राइवर का जो चेक बनाने वाला है, अगर उसका यहाँ से अकाउंट है वहाँ हुआ है, जहाँ डिफॉल्ट हुआ है वहाँ है। जी। तो इस पे भी जो बहुत सारी मतलब मुकदमा दायर है, तो उसमें भी परेशानी हुई। तो फिर 2015 में इस जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए कानून साजिया ने फिर से एक अमेंडमेंट अमल आई, जिसमें अब 2 चीजें पे ही इसको जुरिडिक्शन वाला मसला है, उसको 2 चीजों पे ही मुकर्रर कर दिया है। जी। एक ये है कि अगर कोई चेक इशू होती है थ्रू अकाउंट, जी, यानी पेज अकाउंट जिसको हम हुर्फ आम में कहते हैं, पेज अकाउंट चेक। पेज अकाउंट चेक जब इजरा हो जाती हैं तो इसका जो जुरिडिक्शन बनेगा वो वहीं बनेगा जहां पे ड्राइवर का अकाउंट होगा, जहां पे कंप्लेनेंट का अकाउंट होगा, यानी जिसके हक में, पेई के हक में जहां पे अकाउंट है जी, वहां पे ये इसकी अब कंप्लेंट हो सकती है। जी, यानी अगर पेई की अकाउंट की चेक जो है, पेई अकाउंट चेक जो है, जहां वो प्रेजेंट करता है, अपने बैंक में प्रेजेंट करता है, और वहीं जुरिस्डिक्शन बनाई वही जुरिस्डिक्शन। अब इसकी 2 चीजें हैं जी, मतलब पेज अकाउंट चेक जो होती हैं, जहां पे उसका अकाउंट है, अगर वो वहीं पे करता है जी, वो जहां उसका कंप्लेनेंट जो पेई है, जिसके हक में चेक इजरा हुई है, जहां उसका अकाउंट है, अगर वो वहां पेश करता है तो वहां उसकी जुरिडिक्शन बनती है।
ठीक है। दूसरा उसमें यह है कि अगर वो डीम्ड इसमें है कि अगर वो किसी और जगह भी प्रेजेंट करता है, उसका बैंक अकाउंट एक बैंक में है लेकिन अब वो दूसरी जगह पेश कर रहा है, उसका डीम्ड ये है कि वो भी माना जाएगा कि वही बैंक पे किया है जहां उसका अकाउंट है। हाँ। ठीक ठीक, यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ उस कंप्लेनेंट की सहूलियत के लिए बनाया गया है। हाँ। जी। तो दूसरा अगर ये है कि अगर ये पेज अकाउंट वाला चेक नहीं है, डिलीवरी वाला चेक है, तो उसमें वहां बनेगा जहां पे जो मेकर ऑफ द चेक है, जो ड्रावर है, जहां उसका अकाउंट है वहां जुरिडिक्शन उसमें बनती है। जी हाँ, ये दो तरामीम 2015 में बामल आई गई है। जी जैसे जैसे कि इंटरम जो कॉम्पनसेशन है इसमें, यानी जो एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया 143A, हम बात करेंगे उस सेक्शन के बारे में ताकि हमारे नाजरीन को पता चल सके, क्योंकि अक्सर अगर देखा गया 138 में बहुत कंफ्यूजन्स होते हैं एक आम इंसान को। ये मैं अर्ज करूं कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये काफी पुराना एक्ट है जी। इसके साथ साथ ये अगर हम इसको इसके पस मंजर में देखा कब ये लागू हुआ, उस वक्त ये बड़ा रेवोल्यूशनरी एक्ट था, क्योंकि उस तरह की इकोनॉमी लोगों की पेमेंट्स में मुश्किलात थी। तो फिर उस वक्त जब ये इतलाक इसका हुआ कि आप एक चेक को एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, और यह है कि एक्ट का जो नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। नेगोशिएबल का मकसद ही नेगोशिएबल ये जाहिर करता है कि ये जो चेक है मैंने आपको डिलीवर कर दी, आप क्या कर सकते हैं, आप इसको आगे भी कर सकते हैं, आप वो आगे भी दे सकता है। तो ये है नेगोशिएबल, यानी कि ये ट्रांसफरेबल है। मैंने 10 लाख की चेक आपको दे दी, एक कागज का टुकड़ा, आप इसको आपकी पेमेंट ऑब्लिगेशन आगे हैं जी, तो आप उसको आगे दे सकते हैं जी। इसकी खूबसूरती है। वो अगर आगे देना चाहे विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस, विद सर्टेन ऑब्लिगेशंस, तो ये इसकी खूबसूरती है कि ये नेगोशिएबल है, नाम ही है, एक राइटिंग वाला इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल है जी। अक्सर हम कोर्ट्स में भी देखते हैं कि एक चेक अगर पार्टीज दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और जब हम चेक देखते हैं चेक किसी थर्ड पर्सन के नाम पे होता है और बेशक उसको पार्टी नहीं बनाया गया होता है, लेकिन ये होता है कि हाँ ये चेक मुझे अक्यूज ने दी है या नॉन एप्लीकेंट ने दी है। इसमें ये अर्ज करूं कि उसमें एक्ट ही प्रोवाइड करता है कि ये एक तो ये है कि इसमें नाम लिखा होगा, तो फॉर द फर्स्ट पर्सन जब मैं आपको चेक दे रहा हूं आपका नाम लिखा हुआ, आपके नाम है जी। अब ये है कि आपकी पेमेंट्स ऑब्लिगेशंस आगे हैं, आप इस चेक को आगे भी कानून प्रोवाइड करता है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप इसको एंडोर्स करेंगे जी, जिसको आप पेमेंट देना चाहें, ये जरूरी है। आपकी एंडोर्समेंट आप इसके उसमें लिखेंगे पीछे से कि ये मैं इसको एंडोर्स करता हूँ, ये मैं इसको चेक दे रहा हूँ। उस सूरत में वो मतलब एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट रह जाता है। तो जिस तरह आप इसको एनफोर्स कर सकते थे, जिसको आप दे रहे हैं वो उसको फिर आगे इसको एनफोर्स कर सकता है। उस एंडोर्समेंट के बगैर उसका सिर्फ वो कागज का टुकड़ा ही रह जाता है, फिर उसको एनफोर्स हम नहीं कर सकते। तो हमारी बात चली थी इस जो हमारी 143 से हमारी है। तो जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स में अब ये है कि लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे जगहों पे इसका गलत इस्तेमाल भी होता है, या कहीं दफा यह है कि अकाउंट में पैसे नहीं हैं, एक्सीड अरेंजमेंट है जो इसमें डिफाइन किए गए हैं जितने भी इसमें हैं। तो उस चीज़ से तजुर्बे से 200 साल के तजुर्बे से ये पता चला कि जितने भी हमने इसमें मेजर्स लिए हैं वक्तन फवक्तन की तरामीम से, फिर भी हमारे मसाइल हैं, फिर भी हमारे केसेस आते हैं कोर्ट्स में, जिससे ये है कि हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमें फर्दर अमेंड करना चाहिए, हमें इसे और बेहतर बनाना चाहिए। तो इस ज़रूरत को महसूस करते हुए फिर से अमेंड किया गया। ये दो प्रोविजन इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए, 143A और 148 जी। अच्छा, इनमें क्या किया गया, इनमें 143A में ये कहा गया कि जब ये कंप्लेंट अब कोर्ट में आ गई, कंप्लेंट में मुलजिम को समन्स के इजरा के बाद जब वो कोर्ट में पेश हुआ, उसने वहाँ पे ये कोई भी डिफेंस ले लिया उसने जो उसको हासिल होगा, उस सूरत में कोर्ट को ये इख्तियार है, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम वक्त तो लगेगा, वक्त इसका दरकार है इस चीज को फैसला करने के लिए, क्या ये चेक सही तरीके से प्रोसीजर फॉलो होगा, उसमें थोड़ा वक्त दरकार है। तो कानून साजी ने कहा जब तक वो डिसाइड होगा, क्योंकि एक्ट में कुछ प्रिजम्पशंस है, इस जो इंस्ट्रूमेंट्स है इस ताजिर बरादरी को मतलब फायदा के लिए, उसकी सहूलियत के लिए कुछ प्रिजम्पशंस एक्ट ने खुद कायम की है जी। उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कानून साज़ ने यह कहा कि जब ये कंप्लेंट आएगी, एक मुलजिम का इस्तिफसार होगा, इस्तिफसार में जब वो गिल्टी नॉट गिल्टी प्लीड करेगा, तो उस सूरत में अदालत को इख्तियार है, उस मजिस्ट्रेट साहब को इख्तियार है कि वो 20% का उसका कंपनसेशन वहीं पे वो दे सकता है जी, शुरुआत में ही।
20% ऑफ द चेक अमाउंट, यानी चेक अमाउंट अगर 10 लाख ही है उसका 20% उसी वक्त पे वो हुक्म सादिर कर सकता है, यानी वो कंप्लेनेंट को एक राहत दी गई है इस अमेंडमेंट के जरिए। कंप्लेनेंट्स को चूंकि इसमें वक्त थोड़ा दरकार है, क्योंकि है ट्रांजैक्शन है मर्केंटाइल में ये है कि आपको पैसा वक्त पे मिलना चाहिए तभी आपका, तो उस जरूरत को महसूस करते हुए 20% का उन्होंने स्टार्टिंग में ही कर दिया। तो ये कंप्लेंट को मिलेगा। अगर बाद में ये आगे जब ट्रायल में चला, ट्रायल में अगर ये अब ये साबित हो गया कि वाकई तौर ये इसका चेक है, ये सही तरह से इजरा हुआ था, तो बाद में डिफॉल्ट हुआ तो कन्विक्शन हो गई इसकी जी। जब ये कन्विक्शन हो गई तो अब वो अगर मुलजिम अपील करना चाहे, अगर अब मुलजिम अपील करना चाहिए इस ऑर्डर की, अब वो कन्विक्शन अपील में अब अगर अपील करेगा, उसमें अपीलेट कोर्ट उसको मजीद 20% कहेगा, तभी वो उसकी कंप्लेंट को एंटरटेन करेगा। उसको ये कहेगा कि आप पहले 20% आप चेक अमाउंट आप यहाँ अदालत में डिपॉजिट करो, तभी मैं आपकी ये अपील सुनूंगा जी। यानी पहले जो 20% हुआ था और उसके बाद फिर से 20%। उसके पास अगर ये अपील करेगा तो 20% फिर से उसको देना पड़ेगा, क्योंकि अब कोर्ट में उसने एक कोर्ट में तो ये साबित हो गया कि इसकी गलती है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कानून साज़ ने ये कहा कि इसको मजीद 20% देना पड़ेगा। जी सर, अगर आम लफ्जों में कहा जाए कि जिस चीज का गलत इस्तेमाल किया जाता था, इस एक्ट को जिस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जाता था, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये अमेंडमेंट्स हुई हैं वक्तन फवक्तन। हाँ, ये है कि जब हम इसका सफर देखते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का, तो हम देखते हैं कि इसको हमेशा से बेहतर बनाने की कोशिश की गई है जी। लेकिन साथ साथ जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो तरक्की हमने मुख्तलिफ शोबों में की है, जो हमारा जो पेमेंट स्ट्रक्चर आज है जी, उस सूरत में हमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमें उतना रिवोल्यूशनरी लगता नहीं है आज के दौर में जी। कि आप आज के दौर में आपका जो है जो पेमेंट स्ट्रक्चर बदल गया, जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास है, जिसमें आप 10 रुपए की भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने मोबाइल से जी, 1 रुपए की भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जी। यानी जो यूपीआई वाला सिस्टम अब जो हमारे मुल्क का एक शाहकार है, इंडिया इज अ कंट्री जिसने ये जो यूपीआई वाला सिस्टम है इसको इजाद किया, और पूरा मुल्क क्या पूरी दुनिया इस सिस्टम को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है। कैशलेस सोसाइटी, पूरा कैशलेस सोसाइटी अब हो रही है। तो इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, जो एक वक्त में अपनी एक युवा था 1881 की जब हम बात करते हैं, आज के दौर में हम लगता है कि अब अपनी यूटिलिटी खो रहा है जी। और सर एक ट्रस्ट लेवल भी आ गया है, ये जो हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, क्योंकि अगर दो पार्टीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन है तो हम लोग जैसे चीजें अपनी सॉर्ट आउट करते हैं तो वहीं पे ट्रांजैक्शन कर देते हैं पूरी, और वहीं पे कंफर्मेशन मिल जाता है। तो और ये भी वहां जहां दो पार्टीज को बहुत अच्छी तरह काम करना और मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट हो, जहां पे पता है जहां पे फ्रॉड करना है या कोई चीज करनी है, वहां आज भी चेक्स का इस्तेमाल होता है, और टाइम गेन करने के लिए उन चेक्स का फिर आगे किस तरह कोर्ट्स में इस्तेमाल हो जाता है, गलत इस्तेमाल होता है। ये भी ये जो जी, जैसे एक अक्सर एक चीज देखी गई है हमारे कोर्ट्स में कि जैसे कॉम्प्रोमाइज होता है पार्टीज के बीच में, हम दोनों पार्टीज सामने आती हैं जज साहब के सामने और कॉम्प्रोमाइज करती हैं, और फिर उसके बाद की जो चीजें हैं उसके बाद भी कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी वो जो लिटिगेशंस हैं वो सालों साल चलती हैं। तो उसमें हम चाहेंगे कि आप थोड़ी रोशनी डालें कि वो क्या चीजें होती हैं और कैसे एक इंसान को उसमें बेदार रहना चाहिए कि इन सारी चीजों की वजह से भी उसको कल को परेशानी हो सकती है। जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 138 है, 138 एक ऐसा प्रोविजन है इस पूरे लेजिस्लेशन में, पूरे कानून में, जो इसको जुर्म करार देता है जी। इसका प्रोसीजर खुद ये बयान करता है जी। कब किस वक्त पे क्या करना है जी। अब उसमें जो प्रोसीजर बयान हुआ है 138, ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, ये खुद ही कहता है कि इस नवीयत का केस, इस नवीयत का जो मुकदमा कोर्ट में आएगा, ये काबिल तस्फिया है जी, ये कंपाउंडेबल है जी। इसमें फ्री कैन अगर इनको लगे, अगर वो इकरार कर देता है कोर्ट में, हाँ जी ये मैंने चेक हुई है, या मतलब किसी तरह से उसको ये ऑनर नहीं हुआ है, तो उन सूरत में वो कंप्लेनेंट के साथ कुछ निगोशिएट करके कोई तस्फिया कर सकते हैं जी। क्योंकि एक्ट में प्रोवाइड है कि कंपाउंडेबल है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें अदालत के पास इख्तियार है कि वो इसको कंपाउंडेबल, उसका तस्फिया जो भी वो आपस में एग्री करते हैं और वहीं पे उसका खत्म कर दे, निपटारा कर दे। अब उसमें दो तरह की जो मसाइल हमारे कोर्ट्स में आते हैं कि ये जो 138 है, एक है क्रिमिनल कंप्लेंट एज हम फाइल करते हैं,
तो उसमें जब ये जब कोर्ट में आता है, कोर्ट में तस्फिया के बाद एक ऑर्डर इसमें अगर हम करेंगे तो वो जो ऑर्डर बनेगा उसमें एग्जीक्यूशन जो वाला पार्ट है, यानी कि अगर तुम्हारा अगर अदागिरी नहीं हुई है तो उसके लिए फिर हमें उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। कोर्ट उसमें मसाइल जो आए, जो तजुर्बे से ये हुआ कि जब हम सीआरपीसी को देखते हैं, जो हमारे ज़ाब्ते फौजदारी है, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिस प्रोविजन की मदद से हम इसको एग्जीक्यूट करें जी। तो ये मसला जो है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया 2017 में कि ये जो है इन जो कंप्रोमाइजेस होते हैं इनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। तो अदालत जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने इसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस पास की है कि जो मीडिएशन के जरिए से तस्फिया हुआ है या दूसरे तरीके से तस्फिया हुआ है वो कैसे बामल लाना है। उसमें अंडरटेकिंग भी हम ले सकते हैं उनसे कि ये तो बाद में जब वो अगर डिफॉल्ट होता है तो उस अंडरटेकिंग को हम एग्जीक्यूशन एज ए क्रिमिनल कोर्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साथ साथ जो ऑर्डर इसमें बनेगा उसमें जो तहफुजात है, मतलब उसका बयान लेके उसको ये बताना वॉलंटरी कर रहे हैं, तो वो ऑर्डर जो बनेगा उसमें वो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन सर उसके लिए जरूरी है कि जो आपकी 138 की कंप्लेंट है वो डिस्पोज ऑफ करें आप। अच्छा, इसमें अब ये है कि उस चीज को ओवरकम करने के लिए कुछ कोर्ट्स में उन्होंने इस कन्वेंशन डेवलप किया कि वो कंप्रोमाइज तो वहां रिकॉर्ड लेते हैं, लेकिन कंप्लेंट चलती रहती है, लेकिन कंप्लेंट को हम डेट्स देते हैं। मकसद यही होता है कि वो जो एक्यूज्ड है, जो उसने एग्री किया है कंप्रोमाइज को, वो उसको फॉलो करे। लेकिन अगर वो फॉलो नहीं करता तो उस कंप्लेंट को ऐसे चलाने से कोई फायदा होता नहीं है। फिर हमें वही क्रिमिनल ट्रायल से स्टार्ट करना पड़ता है उसको जी। जय साहब, एक मैसेज जो हमारे नाजरीन के लिए आप दें। मेरा जो मैसेज है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से वो ये है कि लोग जानकार रहे, अपने जो हुकूक है उनकी जानकारी उनके लिए सबसे बड़ा हथियार है। और मेरी गुजारिश भी है ये कि लोग अपने जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन बड़ी होशियारी से करें, कानून को देख के ही ट्रांजैक्शन करें, आने वाले जो जिसके साथ वो बिजनेस करते हैं उसका भी देख के ही ट्रांजैक्शन करते रहें। जय साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बातें तो हम आपसे और करते और भी जानकारी देते, लेकिन वक्त हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इंशाल्लाह फिर ऐसे ही एक दिलचस्प मौजू के साथ और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और